हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो आप में से जो भी लोग स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो बीपीएससी की ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी 78 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। बीपीएससी या फिर यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, सो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की नीड होती है। ओके, एंड रिसेंटली अभी यहाँ पे आप लोगों देख सकते हो इन कोचिंग ने एक बैच स्टार्ट की, विजेता बैच, जिसमें काफ़ी कुछ एमसीक्यूज़ वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो आई थॉट कि मैं भी आपके साथ सेम डिस्कस करूं। सारे लोगों के पास शायद वो एक्सेस ना हो, बट काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपकी यूपीएससी की भी प्रिपरेशन में काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स ऑफ कोर्स इंटरलिंक्ड हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछते हैं और उसी को घुमा के यूपीएससी भी कुछ क्वेश्चंस तो बना ही देती है वहाँ से। ओके, यहाँ पे स्टार्ट जो किया गया है वो साइंस से किया गया है। ओके, एंड पहला टॉपिक यहाँ पे फिज़िक्स रहेगा, और यहाँ पे फिज़िक्स पार्ट 2 गलती से है, फिज़िक्स पार्ट 1 होगा। सो करेक्ट कर दिया मैंने। सो ये फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं ऑफकोर्स। ओके, और ये क्वेश्चंस किसी भी एस्पिरेंट को जो भी यूपीपीएससी का दे रहा है या फिर बीपीएससी का दे रहा है, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का दे रहा है, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगले मई में होगा नेक्स्ट ईयर यूपीएससी, उससे पहले हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स कर लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारा बेस बनाते हैं वहाँ से अगर आपका बेस अच्छा रहेगा तो आप काफ़ी कुछ सॉल्व कर पाते हो लास्ट में जाकर। ओके, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अभी से यूपीएससी के लिए सोचें, और ये ऑफ कोर्स बीपीएससी के लिए है, बट मैटर नहीं करता क्योंकि यूपीएससी काफ़ी वाइड पूछता है। ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी और भी बुक्स आगे चल के देखेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। सो इस बार मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए यही प्लान बनाया है कि ऐसे ही कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे आपको आने वाले टाइम में अगर आपका सपोर्ट रहा तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ मिलेगा। सो फर्स्ट यहाँ पे हम फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे पीडीएफ्स आते जाएंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा। ओके, सो लेट्स सी, हम अपने फिज़िक्स के साथ अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखेंगे। ओके, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। ओके, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप जैसे भी चाहते हो क्वेश्चन डिस्कस करना बता देना अगर अच्छा ना लगे, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हम अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। वन मोर थिंग, जो डिस्कशन होगा वो काफ़ी फास्ट होगा। ओके, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से हम देखेंगे। और मेनली यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं उसमें ही नॉलेज भर के दी है। ओके, सो आपको अलग जाने की ज़्यादा नीड नहीं होगी, जहाँ पे भी जो नीड होगी वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अब। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए हैं और पूछा गया है कि ट्रू स्टेटमेंट्स कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। यस, ये करेक्ट होगा, राइट। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये क्या होता है कि हीट लॉस जो होता है किसी भी बॉडी का, वो कंसीडर किया जाता है कि इक्वल होगा टू द हीट गेन्ड बाई अनदर बॉडी। ऑफकोर्स आइसोलेटेड सिस्टम में बात कर रहे हैं तो ये करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट करेक्ट था एंड सेकेंड भी यहाँ पे करेक्ट होगा। देन थर्ड, द यूनिट ऑफ हीट इज़ कंसीडर्ड टू बी जूल और एर्ग और कैलोरी। यस, ये तीनों ही यूनिट हैं हीट की। ओके, और जूल क्या है, एसआई यूनिट है। सो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे, तीन के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इसमें से फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट यहाँ पे है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज ओनली फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट नहीं होती है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन होती है। ओके, सेल्सियस भी नहीं होती, वो आप ध्यान रखोगे। सो हमें अपना आंसर तो मिल चुका है, बट बाकी स्टेटमेंट्स भी अच्छे हैं। ओके, रीमर एंड रैंकिन जो है ये अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस स्केल होती हैं, वैसे ही रीमर एंड रैंकिन स्केल भी होती हैं। आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स वो दोनों देख सकते हो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। ओके, और यूपीएससी के लिए तो ऑफ कोर्स। सो नेक्स्ट, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 36 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस।
यस ये करेक्ट है। एंड वाइल द रेंज ऑफ लैबोरेटरी थर्मोमीटर, आपने लैब में अगर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं तो वहाँ पे थर्मोमीटर्स आपको देखने को मिलते हैं मर्करी एंड अल्कोहल वगैरह के। सो उनकी अगर देखोगे आप तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस रेंज होती है, ओके, लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स की। देन मर्करी इज़ नॉट यूज्ड इन डिजिटल थर्मोमीटर, आपने डिजिटल थर्मोमीटर देखा होगा, उसमें मर्करी यूज़ नहीं होता है, ये भी करेक्ट है। क्या यूज़ होता है? सेंसर का यूज़ करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से इसमें इन चारों में से सही स्टेटमेंट्स ओके करेक्ट हैं। सो फर्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ओके। सो फर्स्ट जो यहाँ पे है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोर देन नॉर्मल, दैट इज 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 41 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अगर इतना टेम्परेचर हो जाता है तो इसे बोलते हैं, एक मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन ये एक क्रिएट हो जाती है जिसे हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं, ओके। ये स्टेटमेंट भी इनका सही है, ओके। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं। थर्ड, इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ 44 डिग्री सेल्सियस और मोर, अगर बॉडी टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो जाता है, डेथ इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन, ये करेक्ट है, बिकॉज बॉडी सिर्फ मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही झेल सकती है, ओके, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस और बिलो इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया, वाइल 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये एक नॉलेज से रिलेटेड है, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज दी गई है, यहाँ पे आपकी स्किल्स नहीं चेक की जा रही हैं, यहाँ पे आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ओके। सो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में वही काम आती है, ओके। सो थर्ड में 4 के चारों स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू मर्करी इन अ नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर। किसका यूज किया जा सकता है? ध्यान रखना, गैलियम का यूज किया जा सकता है या फिर सीजियम का भी यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। हमें इसमें से इनकरेक्ट वाला देखना है, ओके। सो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी टेम्परेचर, सॉरी थर्मोमीटर टेम्परेचर होगा ऑफ कोर्स, सो करेक्ट है ये, ओके। फ्रियॉन गैस इज नोन एज अ रेफ्रिजरेंट, यहाँ में इन्होंने गलत लिख दिया है, थर्मोमीटर नहीं होगा, टेम्परेचर ही होगा, ओके, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रियॉन गैस इज नोन एज अ रेफ्रिजरेंट, ऑफ कोर्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपर, और ऑफ कोर्स स्टीम में लेटेंट हीट छुपी हुई होती है, ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पानी होता है उससे जलने पे आपको शायद थोड़ा सा कम दिक्कत हो, लेकिन अगर आप भाप से जलते हो, स्टीम से जलते हो, ये बहुत हार्मफुल होता है, ओके, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होती है। सो ड्यू टू विच स्टीम कॉजेज मोर बर्निंग सेंसेशन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज क्रायोजेनिक लेवल इज मेजर्ड बाई कंप्लीट रेडिएशन थर्मोमीटर, ये पायरोमीटर बोले जाते हैं, और ये हाई जो टेम्परेचर्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। और क्रायोजेनिक लेवल मतलब कि बहुत लो लेवल के टेम्परेचर हो गए, इनके लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट स्टेटमेंट डी होगा, हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना था, और डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें रॉन्ग पेयर देखना है फ्रीजिंग पॉइंट का, ओके, कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट करेक्टली मैच नहीं है। सो रीमर रैंकिन के बारे में तो आपने सुना ही भी शायद ना सुना हो, तो दिक्कत हो सकती है, बट क्वेश्चन ईजी है, देखते हैं। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, ओके। सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, रीमर हमें नहीं पता, रैंकिन हमें नहीं पता, बट केल्विन वी नो, केल्विन कितना होता है? केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर केल्विन स्केल पे देखेंगे 273 केल्विन होता है, ओके। सो यहाँ पे 373 मीन्स ये बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। और यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि रीमर स्केल जो है वो 0 डिग्री रीमर से स्टार्ट हो रही है, ओके, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और रैंकिन का 460 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, संगीता जो कि एक फिक्सियस नेम है, हैज़ हाई फीवर, उसको हाई फीवर है, राइट नाउ उसकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है,
तो पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट में उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। सिंपल है, आप फॉर्मूला लगाओ C/5 = F-32/9 और आपका आंसर आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको कैलकुलेशन खुद करनी होगी, मैंने फॉर्मूला बता दिया आप कैसे यूज़ करोगे। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ऊपर जो दिए गए हैं ये 3 इनमें से ट्रू हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं, टेम्परेचर्स ऑफ -459 डिग्री फ़ारेनहाइट -273.09 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स अगर SI यूनिट में बात करें तो 0 केल्विन। ओके, सिंपली सो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गुड एमीटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, ये तो होते हैं। दिस रूल इज स्टीफेंस लॉ, ये गलत है क्योंकि ये स्टीफेंस लॉ नहीं है, ये किरचॉफ्स लॉ है। ओके, सो सेकंड विल बी रॉन्ग। थर्ड, वाटर हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी एट 9 डिग्री सेल्सियस। नो, वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, सो अगेन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ओनली 1, बिकॉज सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट ट्रू था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे अगेन हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। पहला यहाँ पे है, कंडक्शन ऑफ हीट इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड्स एंड मर्करी। ये आपको बात याद रखनी है और ये यहाँ पे जनरली रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। ओके, रूम टेम्परेचर पे एकमात्र मर्करी ऐसा लिक्विड होता है जिसमें कंडक्शन ऑफ हीट हो सकता है और सॉलिड्स में तो हो सकता है। ओके, देन इन नॉन मेटालिक कंडक्टर्स द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटालिक कंडक्टर्स नहीं मेटालिक कंडक्टर्स के लिए होता है। ओके, सो यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है, अगर सिर्फ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स तक होता तब सही होता। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड, हाउसेज विथ थैच्ड रूफ हीट्स अप लेटर देन हाउसेज विथ कंक्रीट रूफ्स, जो कि आप ऑब्जर्व किए ही हो गया। ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। सो 1 and 3 ओनली स्टेटमेंट 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कन्वेक्शन ऑफ हीट इज पॉसिबल इन, कन्वेक्शन ऑफ हीट किसमें हो सकता है, वेरी सिंपल, लिक्विड एंड गैसेस में। ओके, सो यहाँ पे कन्वेक्शन ऑफ हीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें बताना है कि ये जो चारों दिए हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कन्वेक्शन का। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे है वेंटिलेशन प्रोसेस इन बिल्डिंग्स, ये तो कन्वेक्शन की वजह से होता है। ओके, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ट्रेड विंड्स, ये सारे कन्वेक्शन की वजह से हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ फ्रीजर, एक्चुअल में जो मैकेनिज्म होता है एक्शन फ्रीजर का, ये भी कन्वेक्शन पे ही वर्क करता है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। और नेक्स्ट यहाँ पे अ हॉट वेसल बिकमिंग हॉटर, एक हॉट वेसल है जो कि हॉट होता जा रहा है, वो कंडक्शन की वजह से होगा, कन्वेक्शन की वजह से नहीं होगा। ओके, मेटल पे आ गए ना यहाँ पे, सो वेसल जो है वो तो वहाँ पे हॉट होगा तो वो कंडक्शन की वजह से। ओके, सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल नहीं है कन्वेक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। ओके, सो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन इज पॉसिबल इन एनी डायरेक्शन, मतलब ये बोलना चाह रहा है बॉटम टू अप एंड अप टू बॉटम। ओके, सो ऐसा नहीं है, सिर्फ बॉटम टू अप ही हो सकता है नेचुरल कन्वेक्शन, फर्स्ट रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ रेडिएशन इज लाइक दैट ऑफ सनलाइट, करेक्ट। थर्मल रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नहीं, थर्मल रेडिएशन को इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। सो फर्स्ट इनकरेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है, हमारा आंसर होगा ओनली 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बताना है कि अगेन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ओके, फर्स्ट, पॉलिश्ड शूज डू नॉट हीट अप क्विकली बिकॉज मैक्सिमम पार्ट ऑफ सनलाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन विद डार्क स्किन, जो डार्क स्किन पर पीपल होते हैं वो कंपेरेटिवली हॉट एंड कोल्ड फील करते हैं। ओके, जो कि करेक्ट है, फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, सन वेंट ब्लैक एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स एट्सेट्रा, ये जो है ये गुड एग्जाम्पल्स हैं कंप्लीट ब्लैक बॉडी के। कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है वो कंप्लीट ब्लैक बॉडी नहीं होता कुछ। ओके, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कोई भी चीज़ कंप्लीट ब्लैक बॉडी नहीं होती, तो थर्ड यहाँ पे रॉन्ग होगा और आंसर भी हमारा है ओनली 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन द नीडल ऑफ द पेंडुलम इज मेड ऑफ इनवार स्टील,
जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इनवार स्टील में मेटल्स कौन से यूज होते हैं? निकल एंड आयरन। ओके, देन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर द सेम। यस, ये दोनों सेम होते हैं। ऐसे वेपर पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं। ओके, सो द ग्रेटर द डिफरेंस इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना तेज़ी से हीट लॉस होता है। रेट ऑफ हीट लॉस जो होता है ऑब्जेक्ट्स में उतना ही ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चाय बहुत गर्म होगी तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, बट अगर वो ज़्यादा गर्म नहीं रखी गई है और उसके बाद रखो तो थोड़ा टाइम लेती है ठंडा होने में। ओके, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो पहले तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो ऑफ कोर्स चौथा स्टेटमेंट गलत होगा। टेम्बा इफेक्ट अपोजेस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, नहीं, ये सपोर्ट करता है। ओके, सो उसी के बेसिस पे दोनों सेम ही चीज़ें हैं लगभग। ओके, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट है ऑन एडिंग सॉल्ट टू नॉर्मल वाटर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ये एक्चुअल में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नॉर्मल वाटर में अगर हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बीपी वो इंक्रीज होता है एंड एफपी जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, देन ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। प्रेशर इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। ओके, सो ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा जो कि इनकरेक्ट है यहाँ पे। एंड आगे चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन अ कुकर दैट इज वाई फूड गेट्स कुकड क्विकली। ओके, यही प्रिंसिपल होता है वहाँ पे। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ अ सॉलिड इज कंसिडर्ड टू बी 540 कैलोरीज पर ग्राम। 540 नहीं होती है यहाँ पे 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो डी स्टेटमेंट एक और है जो यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हमें देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। ओके, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। और अगर गैस से सॉलिड में करते हैं ओके तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सब्लिमेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल भी नहीं, सब्लिमेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ना कि एक्सोथर्मिक। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। रॉन्ग को हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देन सॉलिड आइस और सॉलिड CO2 सब्लाइम्स एट नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सॉलिड आइस और सॉलिड CO2 अगर मैरिजेस वगैरह में आजकल यूज़ करते हैं ओके, सो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही सब्लाइम होता है। ओके, सो करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, हम एक करेक्ट वाले ही देखते हैं। सॉलिड आयोडीन सब्लाइम्स ऑन हीटिंग, ये भी करेक्ट है। ओके, फोर्थ, सॉलिड आयोडीन सब्लाइम होती है हीटिंग पे। देन कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया। सो 1, 2 को छोड़कर बाकी सारे करेक्ट हैं, 1, 3, 4 एंड 5। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे हमें रॉन्ग पेयर सेलेक्ट करना है। ओके, सो देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू प्लाज्मा रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअली कन्वर्जन अगर हम करेंगे गैस का प्लाज्मा में तो उसे एक रिकॉम्बिनेशन नहीं, आयनाइजेशन बोलते हैं। बट अगर हम प्लाज्मा टू गैस करेंगे तो उसे रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। सो हमें यहाँ पे रॉन्ग पेयर हमारा मिल चुका है, मीन्स आंसर। बट बाकी के भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड को गैस में करेंगे तो इवेपोरेशन बोलते हैं। गैस को सॉलिड में करेंगे तो डिपोजिशन अभी हमने पढ़ा। और गैस इनटू लिक्विड करते हैं तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। चूज द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। सो देखते हैं कौन सा रॉन्ग है यहाँ पे। फर्स्ट है लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो यही होगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देन थर्ड लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये करेक्ट है। एंड देन रिलेशन ऑफ एंट्रोपी, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत मैच था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है यहाँ पे, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलिन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मीन्स 0 केल्विन। ओके, सो उस टाइम पे एंट्रोपी क्या होती है परफेक्टली क्रिस्टलिन सब्सटेंस की, तो वो आप ध्यान रखोगे कि होती है 0। ओके, जो कि स्टैंडर्ड है और आपको ये पता होना चाहिए अच्छी तरीके से।
एंट्रोपी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है, देन लिक्विड में होता है एंड देन सॉलिड में होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, सो देखते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। यस, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर किस लिए यूज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, जो कि करेक्ट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है। मस्ट है, आपको पता ही होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो आप याद रखोगे। ओके, सो ये भी करेक्ट है। कंडेंसेशन स्टार्ट्स एट 100% ह्यूमिडिटी। ओके, जब 100% ह्यूमिडिटी होती है तो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कंप्लीट रेनफॉल की। ओके, कि अब रेनफॉल हो सकती है। सो दैट्स हाउ यहाँ पे चार के चारों जो हैं वो हमें करेक्ट मिले, तो आंसर होगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस। सो ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एल्टीट्यूड जब इंक्रीज होता है। ओके, सो फर्स्ट रॉन्ग है। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे इस वजह से ही जो अगर हाइट पे जाओगे तो जल्दी खाना पकता नहीं है। ओके, सो क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज करना पड़ता है, जब हम प्रेशर कुकर वगैरह में डालते हैं तब वो जल्दी पक जाता है, बट वहाँ पे तो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। यस, ये एक एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ओनली वन, क्योंकि सिर्फ एक ही था जो रॉन्ग था यहाँ पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे द स्प्रेड ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज प्रमोटिंग डिजर्टिफिकेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके इम्पैक्ट की वजह से टेम्परेचर राइज होते हैं। टेम्परेचर राइज होगा तो इसकी वजह से ड्रोट हो सकता है, ड्रोट होगा तो वाटर होल्स जो होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, डेजर्टिफिकेशन प्रमोट होता है। रेनफॉल पैटर्न्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, कई बार वाइल्ड फायर्स की वजह से, इनकी वजह से हो जाता है। ओके, सो ये सब क्या है? डेजर्टिफिकेशन के कॉजेज हैं। नेक्स्ट, इन थर्मोस फ्लास्क हीट इज़ नॉट लॉस्ट बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड, द टेम्परेचर ऑफ द मून और एन अदर बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाई वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो इट मीन्स कि नन ऑफ दीज जो है, इसमें से सारे स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें बताना है कि केल्विन प्लैंक ने क्या बताया था। ओके, सो इंजन्स के बारे में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो हमें एक्चुअली यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, सो मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इन्होंने बताया था कि कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ओके, सिंपल सा बोला था, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टेटमेंट, द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन बी 100%। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, और ऐसा उन्होंने बोला ही नहीं था। ओके, हमें तो ये देखना है इन्होंने क्या बोला। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ हीट रिजर्वायर एंड complete conversion of that heat into work is not possible by any process। एग्जैक्टली हीट को वर्क में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, यही बोला था। सो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज नो प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। ये एक्चुअल में क्लॉजियस का स्टेटमेंट है। ओके, कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24। इन कोल्ड रीजन्स अल्कोहल इज प्रेफर्ड एज अ थर्मोमीटर फ्लूइड इंस्टेड ऑफ मर्करी। ये एक ही वजह से होता है, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का वो बहुत लो होता है, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अभी हमने ऊपर देखा, बताया था क्लॉजियस ने, सो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड, द ब्रीज कमिंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड अ सी ब्रीज। जो भी जगह से ब्रीज आ रही है या फिर
विंड आ रही है, ओके, उसी नाम पे, उसी जगह पे उसका नाम दे देते हैं। नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही है, नॉर्थ ईस्ट विंड दे देंगे। साउथ ईस्ट से आ रही है, साउथ से आ रही, साउथ विंड हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे सी से आ रही है तो सी विंड, सी ब्रीज बोल देंगे। और यहाँ पे ब्रीज की बात की ऑफकोर्स तो ब्रीज हो जाएगा, अदरवाइज आप समझ गए, ओके। सो आयरन इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुड, ओके, जो कि करेक्ट है। सो इट बिकम्स वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ पे जो इन्होंने नन ऑफ दीज लिख रखा है, एक्चुअल में ये ऑल ऑफ दीज होगा। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। सो इग्नोर कर सकते हैं नन ऑफ दीज को, आप ऑल ऑफ दीज कर सकते हो अपने PDF में, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे कि समर में द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विंटर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, और ये इस वजह से होता है बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो ज़्यादा होती है देन अर्थ सरफेस की स्पेसिफिक हीट, ओके। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है, इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, ओके। आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट एक डिवाइस होती है जिसका काम क्या होता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, थर्मोस्टेट सेल्फ रेगुलेट करता है टेम्परेचर को किसी भी सिस्टम के, ओके। सो ये बात आप ध्यान रखोगे, कोई मेजर नहीं करता हीट या टेम्परेचर वगैरह, सेल्फ रेगुलेट करता है, वो भी टेम्परेचर, नॉट प्रेशर और एनीथिंग। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है, एक ग्लास रॉड है, उसे स्टीम में रखा है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, उसकी विड्थ पे क्या अफेक्ट होगा, ओके। स्टीम में रखेंगे मीन्स उसने हीट एब्जॉर्ब की, उसकी वजह से एक्सपैंड होगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में एक्सपेंशन होगा, ओके। सो यहाँ पे इंक्रीजेज हो जाएगा, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, मीन्स 277 केल्विन, ओके। बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे पूछा है कि वो टेम्परेचर बताइए जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसे टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ओके। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर अगर आप जानना चाहते हो तो वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 32.01 फ़ारेनहाइट होगा, और अगर हम देखेंगे केल्विन में तो वो होगा 273.16 केल्विन, ओके। सो ये आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल वेट क्लोथ्स ड्राई द फास्टेस्ट, कपड़े कब अच्छी तरीके से सूख सकते हैं। एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी एयर में, तो कैसे सूखेगा, राइट। सो यहाँ पे आप अप्रोप्रिएट देख सकते हो कि 20% ह्यूमिडिटी एंड 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो सेफ टेम्परेचर होता है फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर, वो क्या होता है। सो ये किसी स्टेट PSC का क्वेश्चन है, और उन्होंने आंसर दिया था इसका 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। 10 डिग्री सेल्सियस पे माना जाता है कि आइस मेल्ट हो जाती है, तो वहाँ पे फूड कैसे फ्रेश रहेगा, ओके। सो और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर पार्टिकल्स आइस में चेंज हो जाएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस का रीज़न मुझे नहीं पता, बट 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर, फ्रूट्स हम स्टोर करते हैं कोल्ड चैम्बर में, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखो, और इसका कोई भी अलग रीज़न नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स इन अ कार इज़ अ कार्बोरेटर यूज़, ओके। कार्बोरेटर का कौन से हीट इंजन में यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं हम पेट्रोल इंजन में, ओके। ये आप ध्यान रखोगे। एंड अगर डीजल इंजन में पूछते क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ किया जाता है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 35 जो कि इस पार्ट का लास्ट होगा, मैग्नेटिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेटर,
ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है, ओके, और पूछा है यहाँ पे कि रीजंस क्या हैं फॉर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के, बट इसके एप्लीकेशन बता दिए हैं यहाँ पे। और एक में तो जनरल सी बात बोल दी कि इट हीट्स अप मच स्लोअर देन लैंड इन समर। जो वाटर होता है वो लैंड के मुकाबले स्लो हीट होता है, ओके, जो कि करेक्ट है, बट रीज़न नहीं है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का। सो और यहाँ पे कुछ वैसा मिल भी नहीं रहा, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे जो करेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। यस, वाटर का वहाँ पे यूज़ इसीलिए होता है क्योंकि वो स्लोली हीट होता है, ओके। एंड देन इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ हॉट वाटर बॉटल। हॉट वाटर बॉटल क्या है? हीट बैग, वार्म बैग जो आप बोलते होगे, और सेकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑफ कोर्स उसमें ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करेंगे जो ज़्यादा टाइम तक हीट एब्जॉर्ब करके रख पाए, ओके। जेली टाइप का यूज़ करते हैं कई बार, तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑफ कोर्स इसका यूज़ किया जा सकता है वाटर का, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक ये हीट एब्जॉर्ब करके रख सकता है, ओके। सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया कि यहाँ पे इट कैन नॉट भी दिख दिया है, बट इट कैन बी यूज्ड, ओके। सो इसी के साथ ही हमारा ये सेशन जो है यहाँ पे समाप्त एंड होता है। और आगे हम देखेंगे मैग्नेटिज्म का। ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ 19 क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म के, बट हम टॉपिक बाई टॉपिक ही चलेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। एंड आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हो कि कैसे मैं मुझे आगे कवर करना चाहिए, ओके। सो थैंक यू।